बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान। नादरीन, सबसे पहले आज क्योंकि मंगल का दिन है, इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को मिलने के लिए जेल जाएंगी, अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगी। और आज के दिन में उन्होंने अपनी पार्टी से और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वालों से या इमरान खान साहब के वोटर्स और सपोर्टर से एक अपील कर रखी है। ये अपीलें उन्होंने माजी में भी की हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि किस किस को हम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जी, हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी अहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुँचें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इमरान खान साहब के वकला और अहल खाना को फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा, ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज के हवाले से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर जो हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। अब मामला तो ये है, जो अदालत ने करना था वो तो इमरान खान के साथ कर दिया। अब तो वो उनकी मरकज़ी अपीलें सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को लंबे अरसे तक दोबारा कैद रखने के दर पे है, और जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लिख कर देगी, एक्चुअली फ़ैसला तो वही होना है। ये अदालतें तो अब ऐसा लगता है रबर स्टैंप हैं, जो इन्हें कहा जाएगा वैसा ही ये फैसला कर देंगे। और इसकी गवाही तो अब अफसार आलम ने भी दे दी है, बाहर से कोई बंदा क्या बात करेगा। ये इमरान खान की बहनों ने अपील की है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आ जाएगी? ये बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। सेनेटर्स इमरान खान साहब के हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। ये सिर्फ अरकान असम्बली को 300-350 बनते हैं, और अगर इन सबके साथ 10-10, 12-12 लोग भी हैं तो ये 4-5 हज़ार आदमी हो जाता है। अगर ये वाकई में वहाँ पे आकर एक एक गाड़ी में खुद आ जाएं और एक एक गाड़ी अपने साथ लें, एक एक कार को, तो ये 5,000 आदमी अडयाला के बाहर इकट्ठा करना कोई मसला ही नहीं है। ये तो अरकान असम्बली कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज का ऐलान किया था अहमद खान न्याजी ने, मैंने आपसे कहा था कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसके बारे में असली इतलात आ रही हैं। इमरान खान की बहनों ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पेशावर में लॉन्ग मार्च करें, आप स्वाबी में लॉन्ग मार्च करें। भी लॉन्ग मार्च करना है तो फिर आपको इस्लामाबाद की तरफ करना पड़ेगा, या आपको पंजाब में करना पड़ेगा, आपको सिंध में करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान में करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर लॉन्ग मार्च करें या एहतजाज करें तो वो तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज है, किसी और के खिलाफ तो एहतजाज नहीं है, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हैं, खालिद खुर्शीद, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बार बार लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा तैयारी करके फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अगर फिर नाकाम हो जाए तो फिर तैयारी करके फिर 3 माह के बाद लॉन्ग मार्च करना चाहिए, और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती। तो वो चिपके रहे सिस्टम को, जैसे इमरान खान साहब की बहनें चिपक गई हैं सिस्टम को, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब की पार्टी का, इमरान खान साहब के साथियों का, और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वाले सेनेटर्स, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के अरकान का, सूबाई वज़रा का, वज़ीर आला का, इन सब का, और इमरान खान साहब की पार्टी के जो ओहदेदार हैं, जिन्हें बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं, इनकी तादाद भी हज़ारों में है। तो इन सब का भी आज इम्तिहान है। इमरान खान की फैमिली ने सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाया, अपने लिए नहीं बुलाया। याद रखिएगा, इमरान खान की बहनों ने यह नहीं कहा कि हमारी ज़ात के लिए आओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे मुकदमात के लिए आओ। उन्होंने कहा जी, अपने लीडर के लिए आओ जिसके साथ आप खड़े हैं, तो आओ, आके अपने लीडर को छुड़वाने के लिए कोशिश करो। अब देखते हैं वो आ रहे नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया नाजरीन पाकिस्तानियों के साथ। ये इतना बड़ा मजाक है और इतना बड़ा लतीफ़ा है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान से उनकी 2 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट मांग ली। यानी जो वज़ीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, वो शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दें और बताएं जनाब के 2 साल में आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, यानी आपकी कारकर्दगी कैसी रही। वजह यह है कि अब कुछ नई वजारतें भी इन्होंने कायम करनी है, वज़ीरों को नयों को लेकर आना है बीच में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तो बड़ी सख्त ज़्यादती है बेचारे वज़रा के साथ। सिविलियंस के कंट्रोल में तो पाकिस्तान की कोई चीज़ है ही नहीं, तमाम चीज़ें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। और ये बात वज़ीर आज़म और उनकी काबीना बार बार कहते हैं कि फ़ौज चीज़ें कंट्रोल कर रही है, हम तो साथ बिला वजह हैं। और ये हुकूमत बार बार कहती है, वज़ीर दिफा भी कहता है।
ना इनके पास सिविलियंस के पास इख्तियार है और ना ही इनके पास मैंडेट है। एक हाइब्रिड निज़ाम, जिसको दोगला निज़ाम कहते हैं, वो पाकिस्तान में चल रहा है। आप वजीर दिफा से क्या पूछेंगे? उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। वो एक फैसला भी नहीं कर सकता। वो तो एक फौज के छोटे मोटे मामले के अंदर किसी कप्तान या किसी लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट लेवल के ऊपर भी बेचारा कोई फैसला नहीं कर सकता। वजीर दिफा की तो औकात ही कोई नहीं है। उससे बेचारे से आप क्या हिसाब मांगेंगे जब इख्तियार ही नहीं है? फिर वजीर खजाना की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मईशत तो सारी की सारी आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। SIFC बनाई है, हर जगह पे एक जर्नैल बिठाया। तो जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ये आप किस तरीके से एक वजीर के खाते में डाल सकते हैं? वैसे भी आप उससे पूछ नहीं सकते। वजीर खजाना फौज का अपना आदमी है, वो आपकी काबीना का बंदा नहीं है, ना आप उसको पहले जानते थे। फिर वजीर दाखिला से आप सवाल कर नहीं सकते, वो तो जनाब आपको 2 मिनट में सीधा कर देता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आपको पता है उनकी ताल्लुकदारी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। इस बुनियाद के ऊपर वो खुद भी एक डिक्टेटर बने हुए हैं, तो उनसे तो आप सवाल कर नहीं सकते। ये तो राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी कह चुके हैं कि बड़ी मेहरबानी मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने वजीर आजम बनना पसंद नहीं किया। फिर खारजा पॉलिसी में आप इसहाक डार से क्या पूछेंगे? बेचारे से ना कोई लेना ना कोई देना खारजा पॉलिसी से। सारी खारजा पॉलिसी तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, सारे दौरे वो करते हैं, हर जगह मुलाकातें वो करते हैं। ये तो खानापुरी के लिए वजीर खारजा रखा हुआ है, ये बेचारा क्या जवाब देगा वजारत खारजा के हवाले से? तो वजारत इतलात जो है वो सारा का सारा ISPR कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल कर रही हैं। ये तो एक इश्तिहार देने वाला डिपार्टमेंट है। वजारत इतलात से आप क्या पूछेंगे? तो ये बेचारे वज़रा के साथ ज्यादती है कि उन्हें इख्तियार देते कोई नहीं, बाद में उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, आओ 2 साल हो गए, बैठकर हिसाब दो। पाकिस्तान का तजारती खसारा मजीद बढ़ गया है। ये मेरे सामने खबर मौजूद है, BBC के ऊपर ये खबर छपी है। यानी हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब ये कैबिनेट को कह रहे हैं कि हिसाब किताब दो। पहले आप कौम को तो हिसाब दें कि आपने क्या किया। शहबाज शरीफ साहब से गंदा निज़ाम हुकूमत हमने आज तक पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर को भी चलाते हुए नहीं देखा। इतना कमज़ोर हुक्मरान जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमांड नहीं है, और ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ सलूट करने के लिए, तारीफ़ें करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए, इससे पहले हमने नहीं देखा। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में मुल्क का तजारती खसारा 4.07 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में लगभग 19% से ज़्यादा है। ये मैं कोई इमरान खान के दौर से मुवाजना नहीं कर रहा खसारे का, मैं इन्हीं के दौर से मुवाजना कर रहा हूं खसारे का, और ये अपने ही दौर के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। यानी महाना बुनियाद पर खसारे में 43.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बैरूनी शोबे पर बढ़ते हुए दबाव की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में बरामदात में वो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री इन्होंने तबाह कर दी। जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान से भाग गए, जो रह गए हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, और इन्हें कोई होश नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ किस किस्म का मजाक कर रहे हैं। अब आ जाए नाजरीन ज़रा कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो सबसे पहले जो खबर मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि रिपोर्ट हुआ जो इंटरनेशनल मीडिया में, गो कि इसकी तस्दीक ईरान ने नहीं की, लेकिन मामला हुआ क्या वो ज़रा समझ लेते हैं। आबना हुर्मुज़ को अमेरिका ज़बरदस्ती खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान का ये दावा है कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ को खुलवाने से ज़्यादा ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और ये कुछ बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पे दोबारा जंग शुरू कर सकता है। अब ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होता है कि ईरान ने UAE पे हमला कर दिया, और ये खबर आती है कि ईरान ने कोई 4 मिसाइल या ड्रोन मारे हैं UAE के ऊपर, और UAE ने इंटरसेप्टर्स के ज़रिए से उनको नाकाम बनाया। फिर फजीरा की बंदरगाह के ऊपर कोई आग लगी है, उसके मनाज़र भी शो किए गए, और बैनुल अक़वामी मीडिया ने और मगरबी मीडिया ने इसके ऊपर काफ़ी कवरेज की है। मगर ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। ईरान ने कहा जी हमने UAE के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने फजीरा में तेल की तनसीबात पर हमले की तरदीद करते हुए कहा कि ये अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई है, ये सब ज़बरदस्ती जहाज़ों की नकलो हरकत को बहाल करने की वजह से हुआ है। वाशिंगटन जो है वो फ़ौजी मुहिम जोई बंद करे। अब इसको ज़रा आप समझें कि 2 तरह के स्टेटमेंट है मेरे पास, एक अमेरिका से और एक ईरान से। इन स्टेटमेंट्स के अंदर ना सारी कहानी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, ये क्या बयान दे रहे हैं और इनके बयान से क्या खबर निकलती है और सिचुएशन आपको कैसे समझ आती है।
लेकिन CNN ने इससे पहले एक खबर दी है और खबर यह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक खुफिया मुलाकात की थी एडमिरल कूपर ने, और ये सेंटकॉम के कमांडर हैं। इन्होंने पहले खुफिया मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से। एक तो मुलाकात वो है जो मैंने रिपोर्ट की, जो पूरी मीडिया में रिपोर्ट हो गई। दूसरी वो है कि एक खुफिया मुलाकात की इन्होंने। उस खुफिया मुलाकात के बाद ये फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट चले गए और बहरा अरब में जाके इन्होंने अपने मरीन्स को गाइड करना शुरू किया। अब वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं यहां से, खित्ते में से, वो क्या कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में से, उन्होंने कहा कि क्रूज मिसाइल अमरीकी बहरिया के जहाज़ों और तजारती जहाज़ों दोनों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर तजारती जहाज़ों को हमने अपना भी दिफा किया और अपने अज़म के ऐन मुताबिक तमाम तजारती जहाज़ों का भी दिफा किया। वो ये कहते हैं कि जो क्रूज मिसाइल आए ईरान की जानिब से, ये अटैक कर रहे थे हमारे जहाज़ों पे और साथ में ये अटैक कर रहे थे तजारती जहाज़ों पे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने हमला तजारती जहाज़ों पे किया है। लेकिन हमने अपने आप को भी बचाया और तजारती जहाज़ों को भी बचाया है। तजारती जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए और हमने अपने अज़म के मुताबिक इन सब का दिफा किया। और फिर वो छोटी कश्तियाँ सब तजारती जहाज़ों के खिलाफ जा रही थी जिन्हें अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर्स ने तबाह कर दिया। यानी ईरान की वो कश्तियाँ जो इन तजारती जहाज़ों पर अटैक कर रही थी या उनकी तरफ जा रही थी, उन्हें कुछ अपाची हेलीकॉप्टर हैं अमेरिका के, और उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि कुछ और हेलीकॉप्टर्स हैं, सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, उन्होंने तबाह कर दिया। ये अब सेंटकॉम के कमांडर का स्टेटमेंट है। इसके ऊपर जो ईरान का स्टेटमेंट है वो क्या है? गुज़िश्ता चंद घंटों में आबनाए हुर्मत से एक भी जहाज़ नहीं गुजरा। खिलाफ वर्जी करने वालों को फैसलाकुन तौर पर रोक दिया जाएगा। और ईरानी फौजी नेवी के कमांडर ने यह बयान दिया कि गुज़िश्ता चंद घंटों में आबनाए हुर्मत से कोई भी तजारती जहाज़ या टैंकर नहीं गुजरा है। अमरीकी हुकाम के बयानात बेबुनियाद और सरासर झूठ है। कोई भी दीगर समुद्री कार्रवाई जो IRGC नेवी के ऐलान करदा उसूलों के मुनाफी होगी उसे संगीन खतरात का सामना करना पड़ेगा और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को फैसलाकुन तौर पर रोक दिया जाएगा। यहां पे एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है, और चीज़ ये रिपोर्ट हुई कि जनूबी कोरिया का एक बहरी जहाज़ निशाना बन गया, और उसके निशाना बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। क्योंकि देखें ना, अमेरिका ने कहा था कि हम यहां से आपको महफूज रास्ता देंगे और निकालेंगे। ईरान ने कहा था अमेरिका की बातों में कोई ना आए, हम मारेंगे। अब अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर कहते हैं जी हमने निकाल लिया बहुत सारे लोगों को। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को निकाल लिया, तो इस पर उन्होंने कहा कि तादाद मैं नहीं बता सकता। यानी उनके पास बताने के लिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, या वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। ईरान ने, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों की नकलो हरकत के हवाले से गैर मुतल्लका अक़वाम पर कुछ फायर किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया इस मिशन में शामिल हो जाए। हमने 7 छोटी कश्तियाँ, या जैसा कि वो इन्हें पुकारना पसंद करते हैं कि तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, वो हमने मार गिराई हैं। इनके पास अब यही बचा है, यानी ये छोटी कश्तियाँ यही बची हैं, इनको हमने मार गिराया। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। डेन कैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मामले पर। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है। अच्छा, UAE ने भी एक, वजारत दिफा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी हमें ईरान की जानिब से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन मारे गए हैं, और हमने उन्हें मार गिराया। यानी ये सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ये UAE ने दावा किया। जबकि ईरान ने जो वीडियो जारी की है उसमें जो शॉट्स फायर किए जा रहे हैं, या रॉकेट या मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, उसके बारे में ईरान ने दावा किया कि ये वार्निंग शॉट्स हैं। ये हमने इसलिए नहीं चलाया कि हम किसी को मारना चाहते थे, हमने ये वार्निंग दी है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। जो तजारती जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं उन्हें ईरान की जगह पे दूसरे ममालिक भी, या अमेरिका या इसराइल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी तबाह कर रहे हैं, और वो ईरान के खिलाफ एक लड़ाई का जवाब घड़ रहे हैं कि कुछ भी करके मौका मिले और ईरान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सके। प्रोजेक्ट फ्रीडम को अब्बास अरागची, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। अमेरिका और UAE को बदख्वाहों से मोहतात रहना चाहिए। यानी यहाँ पे खित्ते के अंदर सूरत हाल ख़राब करवाई जा रही है, आप मोहतात रहें। आबना हुर्मस के वाक़यात का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इन मामलात का हल सिर्फ सियासी है, तो सियासी हल निकालना चाहिए। अब नाज़रीन, मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में
चाइना के हवाले से बहुत बड़े खतरे का इजहार किया गया। याद रहे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते के बाद चाइना जाना है और चीन का उनका दौरा जो है उसके लिए चाइना में भी तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका में भी तैयारियां हो रही हैं और अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना के दौरे से पहले बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रवैया माजी की निस्बत बहुत तब्दील हो चुका है और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज बन गया है। पहले चीन गैर सरकारी तौर पे या सालसों के ज़रिए से अमेरिका को रिक्वेस्ट करता था कि आपने फ़लाँ पे पाबंदियाँ लगवाई हुई हैं, हमें काम करने दें, कारोबार करने दें, हमें उनके साथ चलने दें, तो वो रिक्वेस्ट करके तरीके से आता था चाइना। लेकिन अब वो अमेरिकन पाबंदियों की खुलकर मुखालफत कर रहा है, यानी वो रूस के साथ और ईरान के साथ मामलात में अमरीकी पाबंदियों को चैलेंज कर रहा है। वो यकतरफा अमरीकी पाबंदियों को अब तस्लीम नहीं करता और जो कुछ चीन कर रहा है इससे अमेरिका की डॉलर की बालादस्ती ख़त्म करने की तरफ वो बढ़ रहा है। चाइनीज़ बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है और उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई कि पूरी दुनिया, खासतौर पे जो आलमी सप्लाई चेन है, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएगी अगर इस वक्त अमेरिका ने चाइनीज़ बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाई। तो यहाँ से अमेरिका अगर पीछे हट जाता है अगर इस पोजीशन से, तो फिर अमेरिका का जो पाबंदियों वाला हथियार है वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए टाइम कोई अच्छा नहीं चल रहा और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनको फेस सेविंग मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप का लंबा रहने का मंसूबा है, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं। देखें ना, अमेरिकन सदर आता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि 4 साल के बाद इलेक्शन हो जाएगा और अमेरिका में जो इलेक्शन होता है वो ऐसा नहीं होता कि निगरान हुकूमत आएगी वो इलेक्शन करवाएगी, नहीं, वो नवंबर में इलेक्शन करवाते हैं। जो हुकूमत मौजूद होती है उसी की निगरानी में इलेक्शन होता है और उसके बाद वही हुकूमत कंटिन्यू करती है चंद महीने तक। फिर दूसरी हुकूमत जो है वो जनवरी में जाके मिड के बाद वो अपना चार्ज संभाल लेती है, नया सदर आ जाता है हलफ उठा के। ये है अमेरिका में सीधा सीधा तरीक़ाकार। अब 2 मरतबा वहाँ पे एक आदमी सदर बन सकता है, तीसरी मरतबा उनके आइन में इजाज़त नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम मुझे लंबा लगता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के यार दोस्त भी ऐसे हैं, उनका भी प्रोग्राम लंबा है, तो ट्रंप का भी प्रोग्राम लंबा है। तो ट्रंप ने एक जुमला बोला बातचीत करते हुए मीडिया से, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं 8-9 साल बाद इस दफ्तर से निकलूंगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप का भी जाने का कोई इरादा नहीं है, वो ये टर्म पूरी करके अगली टर्म पूरी करके फिर एक दफ़ा बनने के चक्कर में है। लेकिन देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप आइन के अंदर कोई तरमीम करते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी अक्सरियत चाहिए और इस वक्त तो उनके ऊपर खतरा लटक रहा है कि वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे और अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर उनके ऊपर मुआवजा भी होगा, उन्हें इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं। तो ऐसे में वो तरमीम कैसे करेंगे। लेकिन चले मान लें अगर वो बाकी जमातों के साथ मिलकर, यानी अपने मुखालिफिन को भी साथ मिला लें, डेमोक्रेट्स को साथ ले लें और एक तरमीम करने में कामयाब हो जाएं, तो ट्रंप के मुकाबले में अगली मरतबा बराक ओबामा आ जाएगा। तो फिर ट्रंप कैसे इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि अगर ट्रंप को तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी तो बराक ओबामा को भी होगी। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे अरसे तक रहना चाहते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक रहने वाले शख्स को कम से कम जो मौजूदा अरसा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए ना, ये अमेरिका में एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे क्या कर रहा है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितने सर्वे हुए ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं है, ये पोल हुआ है। ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमात देने के अहल नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट और टीवी चैनल ABC न्यूज़ और एप्सोस पोल में 59% यानी लगभग 60% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है, और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिसने ये बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अगले टन्योर का सोच रहे हैं, ये वाले टन्योर का सोचें कि वो इसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गए, देखिए इसके पीछे 3 बड़ी चीज़ें आएंगी। नंबर 1, प्राइस हाइक, कि वहाँ कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, इकॉनमी कंट्रोल नहीं हो रही, हेल्थ का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है अमेरिका में, ये एक बड़ा इशू है जिसको डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस नहीं कर पाए। नंबर 2, एप्स्टीन फाइल, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया है, और ये फाइल्स आने वाले दिनों में या मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन 2 माह तक इनको शदीद तरीके से उठाएंगे और अगले इलेक्शन में भी उठाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अगले इलेक्शन में होगा नहीं, तो ये मिड टर्म इलेक्शन में इसका पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो एप्स्टीन फाइल का मामला भी आएगा,
ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, जो ईरान के ऊपर एक चढ़ाई की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने अमेरिका के लिए जो शर्मिंदगी पैदा की और आलमी सतह पे अमेरिका को जो तन्हाई का पहली मरतबा सामना करना पड़ा, इन चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला पॉलिटिकल वक्त कोई अच्छा नहीं है, वो डरावने ख्वाब की तरह है। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान में भारत आज बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के लिए आते हैं या नहीं आते। उनकी बहनों की कॉल पे अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।